यदि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको पानी पिलाएं या शिकंजी पिलाएं या फिर ORS का घोल होता है वो पिलाएं। जो अगर माँ को सर्दी जुकाम खांसी हो तो कभी भी वो बच्चे को दूध पिलाना बंद ना करें। कोई भी इन्फेक्शन दूध में नहीं जाता है। हमेशा जो डिलीवरी है वो संस्था में करानी चाहिए। जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो उनको हम लोग नर्सरी में एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर होता है। तो प्रीमेच्योर का मतलब है कि उसका सिर से लेकर पैर तक सारी की सारी जो है पूरी बॉडी प्रीमेच्योर होती है। तो शुरू के 2-3 दिन जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होती हैं, तो उसमें हम लोग CPAP है या HFNC लगाते हैं। घर पे डिलीवरी कभी भी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो MMR थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब संस्थाओं में डिलीवरी हो रही है तो माँ की मृत्यु बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग मेडिकल साइंस में एज ए इमरजेंसी ट्रीट करते हैं और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि भविष्य में इसको कभी दौड़ना ना पड़े। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, विशेष प्रोग्राम लेकर आ गया हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह गंगवार जी से, जो MBBS हैं, MD हैं और महेंद्र गायत्री अस्पताल बरेली के फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो हम सर से बात करेंगे। सर वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और लंबे समय से बरेली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ टीवी पर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह गंगवार और मैंने MBBS MD पीडियाट्रिक्स MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से किया है और मेरा जो महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल है असरफ खां पुलिस चौकी के सामने। इसके अलावा मेरी संस्थान भी चलती हैं, महेंद्र गायत्री स्कूल ऑफ नर्सिंग, महेंद्र गायत्री पैरामेडिकल कॉलेज, महेंद्र गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी और धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल। ये रहपरा रोड फतेहगंज पश्चिमी पे चलती हैं और इनमें GNM, ANM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, डिप्लोमा OT, DPT, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री और BMS कोर्स का संचालन होता है। मेरे हॉस्पिटल महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल की स्थापना सन 2000 में हुई थी और तब से मैं नियमित जो है शिशु बाल रोग विशेषज्ञ तथा क्रिटिकल केयर की जो है सुविधाएँ अपने अस्पताल में दे रहा हूँ। एक तो सर आपके यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ जो आप खुद ही हैं, और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आपका जो महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल है जिनमें इलाज किया जाता है? मेरी पत्नी डॉक्टर गायत्री सिंह गंगवार वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, MBBS DGU हैं और मेरा बेटा डॉक्टर कुशाग्र सिंह वो जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। उसके अतिरिक्त यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ENT और फिजिशियन क्रिटिकल केयर तथा अन्य जो संबंधित बीमारियां हैं, आर्थोपेडिक, लगभग सभी बीमारियों का इलाज होता है। मेरे हॉस्पिटल में ICU और NICU, वेंटिलेटर, EBG, डिफिब्रिलेटर व जो भी लगभग आधुनिक सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी, तो सर आप स्वयं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो उससे जुड़े अब मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगा। पहला सवाल है मेरा कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और बच्चे खासकर गर्मियों में बीमार होते हैं, गर्मियों में बच्चे बाहर भी खेलने निकल जाते हैं जिससे उन्हें गर्मी भी लग जाती है। तो गर्मी में क्या ऐसी समस्याएं होती हैं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं? मेरा इस बारे में माँ बाप को सुझाव है कि वो बच्चों को धूप में ना निकलने दें, क्योंकि जो हम लोग का ये तराई क्षेत्र है यहाँ उमस वाली गर्मी पड़ती है और ये एक प्रकार से हिंदी भाषा में सड़ी गर्मी कहलाती है। तो इसमें बच्चे ना निकलें तो बहुत अच्छा है। यदि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको पानी पिलाएं या शिकंजी पिलाएं या फिर ORS का घोल होता है वो पिलाएं। मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नमक की कमी नहीं होनी चाहिए। उससे अतिरिक्त यदि बच्चा जो है लू लग जाती है तो उसको जो है हवादार कमरे में लेटाएं, प्लस उसको गीले पानी से उसकी पट्टी करें जिससे उसका बुखार जो है ज़्यादा ना बढ़े। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि जब 1 से 3, 4, 5 डिग्री बुखार होता है तो बच्चों को दौड़े पड़ जाते हैं, जो कि गंभीर समस्या हो जाती है। तो किस किस तरह से उनका इलाज करते हैं अभी जो गर्मी में समस्याएं आ रही हैं? गर्मी में एक तो मेनली डायरिया है, तो डायरिया में मेरा सुझाव है कि आज से करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे उत्तर प्रदेश में डायरिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा था। जब से ये इंडिया मार्का के नल लगे हुए हैं तो तब से जो है डायरिया का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है जी। और डायरिया जो है गर्मियों में डायरिया होती है तो उसका जो है उद्देश्य ये है कि मरीज़ को ORS का घोल पिलाएं, ठीक है, और लेकिन डॉक्टर की सलाह बस लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ORS का घोल पिलाते रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इससे मरीज़ की स्थिति ख़राब हो जाती है और बाद में कई बार
बच्चे मरणासन अवस्था में लाते हैं और उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी बीमारी हो तो उसको हमेशा शुरू में तो कुछ कर लें, जैसे बुखार है तो गीले पानी पट्टी रख लें, लेकिन डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। ये तो आपने बताया कि अभी जो गर्मी में समस्याएं चल रही हैं और भी जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो आम तौर पर कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो आप बच्चों में देखते हैं और बच्चों जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं? एक तो बच्चों में इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जी, वो काफ़ी कम हो गई, जैसे पेंटा है, IPV है, रोटावैक है और भी सारी वैक्सीन है जो इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करती हैं। तो वो वैक्सीन सरकार लगवा रही है। इससे बच्चों में जो IMR होती है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट होती है, वो इस समय काफ़ी कम हो गई है। जब फिर भी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी, जो रोज़ पेशेंट आते होंगे, तो जनरली कौन सी समस्याएं हैं और उनमें क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है एक आम आदमी? जैसे जाड़ों में निमोनिया के मरीज ज़्यादा आते हैं जी, अभी गर्मियों में डायरिया के मरीज आते हैं, ठीक है, प्लस हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं। तो जो निमोनिया है तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर किसी को खांसी जुकाम हो जाती है तो परिवार में उसको बच्चे को गोद में ना लें, क्योंकि ये जो खांसी जुकाम होती है या इन्फेक्शन होते हैं ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, तो ये हवा के थ्रू जाते हैं। और इसमें मेरा ये कहना है कि जो अगर माँ को सर्दी जुकाम खांसी हो तो कभी भी वो बच्चे को दूध पिलाना बंद ना करे। अक्सर देखा जाता है कि जब भी जुकाम खांसी माँ को होती है तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती हैं, जो कि गलत है। कोई भी इन्फेक्शन दूध में नहीं जाता है। जो भी इन्फेक्शन जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं या जो छींकते हैं या खांसते हैं, उसके थ्रू जो है एयरबॉर्न इन्फेक्शन है वो बच्चों में जाते हैं। तो दूध कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही माँ जो है बीमार हो। एक अगला सवाल मेरा है नवजात शिशुओं से जुड़ा हुआ है। तो नवजात शिशुओं में आप देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वो बीमार होते हैं, छोटी छोटी बात पे वो बीमार हो जाते हैं। तो नवजात शिशुओं को किस तरह से बीमारियां लगती हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं? नवजात शिशु के बारे में कहना है मेरा कि हमेशा जो डिलीवरी है वो संस्था में करानी चाहिए, चाहे सरकारी अस्पताल में करवाएं चाहे प्राइवेट अस्पताल में करवाएं। और ऐसी जगह नवजात शिशु का जन्म कराना चाहिए जहां शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद हो और नर्सरी की सुविधा हो, क्योंकि आने वाले मेहमान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता वो किस परिस्थिति में पैदा होगा। सपोज ऐसी जगह बच्चे का जन्म कराया जहाँ जो है नर्सरी नहीं है, शिशु बालों विशेषज्ञ नहीं है, तो बच्चे को वहाँ से भेजा जाता है और कई बार रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो अस्पताल आते आते इतना सिक हो जाता है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि वो बच भी जाता है तो कई बार उसमें सिकुड़ी रह जाते हैं, जैसे दिमाग से कमज़ोर होना या देर से चलना। तो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी जो संतान हो वो कम दिमाग की हो या उसका डेवलपमेंट डिले हो। तो हमेशा जो है डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट में हो, और जहाँ शिशु एवं बालक विशेषज्ञ मौजूद हो प्लस नर्सरी की सुविधा मौजूद हो। उसके अतिरिक्त एक मेरा सुझाव है, जो नवजात शिशु होते हैं तो जैसे बच्चा दूध पीना बंद कर दे तो हम मान के चलते हैं कि हम सब लोग अपने पेट के लिए जीते हैं। अगर कोई भी बच्चा नवजात शिशु अगर वो दूध पीना बंद कर देता है तो माँ पिता का माथा ठनक जाना चाहिए कि हमारा बच्चा बीमार हो रहा है। उनको जो तुरंत शिशु बालक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। उसके अलावा बच्चा अगर कराहता है या बच्चा नीला पड़ता है या बच्चे को दौड़े पड़ते हैं तो ये गंभीर समस्याएं कहलाती हैं। एक चीज़ सर और है, कई बार प्री मैच्योर जो डिलीवरी होती है उसमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, उसका आप कैसे इलाज करते हैं, आप क्या 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 सुविधाएं हैं? जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उनको हम लोग नर्सरी में एडमिट कर लेते हैं जी, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर होता है। तो प्री मैच्योर का मतलब है कि उसका सिर से लेकर पैर तक सारी की सारी जो है पूरी बॉडी प्री मैच्योर होती है। तो शुरू के 2-3 दिन जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होती हैं, तो उसमें हम लोग CPAP है या HFNC लगाते हैं। और जब थोड़ा वो प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है फिर उसके बाद में उसको नली से दूध शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पी पाता मुँह से, तो नली से दूध पिलाते हैं, उसको RD फीडिंग बोलते हैं। उसके अतिरिक्त जो है फिर उसको जॉन्डिस होने का डर रहता है तो उसके लिए फोटोथेरेपी रखते हैं। और जो है कोशिश ये करते हैं कि जो उसका SpO2, क्योंकि कोविड से बहुत सारी जनता हमारी चीज़ सीख गई, खासतौर से छोटे छोटे पल्स ऑक्सीमीटर ले लिए, SpO2 चेक कर लेती है। तो किसी भी बच्चे का SpO2 90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसका SpO2 खून में ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम होगी, लंबे समय तक कम होगी, तो यदि वो बच्चा बच भी जाता है तो वो जो है बाद में दिमाग से कमज़ोर हो जाता है, और कोई इंसान नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो दिमाग से कमज़ोर हो। तो इसके लिए होता क्या है कि जैसे कोई भी डिलीवरी अगर जो है अस्पताल में होती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनट जो है ब्रेथ। तो उसकी हमारा पर्पज़ होता है कि उसकी 1 मिनट में हम किसी भी तरीके से सांस चलाएं,
उसकी अपनी सांस ना हो, चाहे हम माउथ टू माउथ भेज देते हैं होम घर पे, अगर अस्पताल में है तो चाहे उसको एम्बू भेज दें, कुछ भी करें, 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी सांस चलाना अति आवश्यक होता है, अन्यथा वो बच्चा सीक्वली में चला जाता है। जो कई बार क्या होता है गांव में डिलीवरी होती है तो महिलाएं जो होती हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये है कि सरकारी अस्पताल खूब सारे हैं, अगर आदमी पुअर है तो अपना सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाए, और अगर पैसे से है तो प्राइवेट में कराए, लेकिन घर पे डिलीवरी कभी भी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो MMR थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब संस्थाओं में डिलीवरी हो रही है तो माँ की मृत्यु बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा जैसे अगर किसी माँ का BP बढ़ रहा है, अगर माँ को सूजन आ रही है, ठीक है, अगर माँ को दौरे पड़ रहे हैं तो हमेशा बड़े अस्पताल में लाना चाहिए, तो जिससे जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए और उनका जान बच जाए, प्लस उनका बच्चा भी जो है वो सुरक्षित पैदा हो और बच्चे में भी आगे कोई सिकुली ना हो। तो सर मैं जैसे ही पूछ रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो दौरे पड़ने की समस्या आप बता रहे हैं, जो दौरे पड़ते हैं तो लोग पहले उसे सोचते हैं झाड़ फूँक करा ली जाए, उन पे भूत बाधा लग गई है, इस तरह की चीज़ें सोची जाती हैं, महिलाओं को लेकर भी, बच्चों को लेकर भी, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? जो फिट्स हैं, दौड़े पड़ना है, ये मेडिकल साइंस में इट इज़ कॉल्ड एज इमरजेंसी, ये हमेशा हम इमरजेंसी के रूप में लेते हैं, और ये मान के चलते हैं कि इसको दौड़ा पहली बार पड़ा है, आगे जीवन में कभी ना पड़े, क्योंकि दौड़ा अगर पड़ रहा है 2-4 साल पड़ता रहे, लेकिन अगर वो गलत जगह पड़ जाता है तो इंसान का वहीं जीवन खत्म हो जाता है। तो हम लोग मेडिकल साइंस में एज ए इमरजेंसी ट्रीट करते हैं और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि भविष्य में इसको कभी दौड़ा ना पड़े। और क्योंकि ज़्यादातर दौड़े थोड़े समय के बाद 2-4 मिनट के बाद जो है वो स्वतः रुक जाते हैं, तो उतनी देर में लोग कुछ ना कुछ करते हैं तो उनको लगता है शायद हमारा ऐसा करने से जो है दौड़े रुक गए, तो ऐसा उनका सोचना बिल्कुल गलत है। और कई बार तो होता क्या है कि लोग मुंह से पानी डालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दौड़ा पड़ते समय आदमी बेहोश हो जाता है, तो जिस तरीके से अगर हम लोग सो रहे हो, अगर हमारे मुंह में कोई पानी डालते हैं तो चोकिंग हो जाती है, एकदम खांसी आ जाती है और बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें मृत्यु होने का डर रहता है। तो इस तरीके से मेरा सुझाव है कि अगर कभी दौड़ा किसी को पड़ता भी है तो उसको करवट से लिटा दें, और पट्टे लिटा दें या करवट से लिटा दें और थोड़ी देर तक इंतजार करें। ज़्यादातर 90 से लेकर 95% दौड़े करीब 2-3 मिनट में रुक जाते हैं, और अगर उसके बाद भी दौड़ा 5-10 मिनट में ना रुके तो तुरंत फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वो डॉक्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट जो भी होता है वो अपने हिसाब से करते हैं और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन झाड़ फूँक करना ये बिल्कुल गलत है, इससे बहुत लोग जान जाती है। कई बार हम लोग के पास भी जो मरीज मृत अवस्था में लाते हैं, जो कि हमारे लिए, समाज के लिए दुर्भाग्य की चीज़ है। एक और समस्या होती है सांप काटने की, या कुत्ते काट लेते हैं। सांप काटने में खासकर देखने को मिलता है, जब किसी को सांप काट लेता है तो वो उसे गांव में किसी ओझा के पास, किसी भगत के पास ले जाते हैं। तो सांप काटने का इलाज क्या संभव है, और जो लोग जाते हैं झाड़ फूँक कराने उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये हमारी जनता से जुड़ा हुआ है और जनता इसको अच्छे से समझ ले। जो सांप जब काटता है तो सांप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइजनस स्नेक और एक होता है नॉन पॉइजनस। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर 100 सांप काटते हैं तो 100 में 95 सांप ऐसे होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं, और 5 ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो जो 95%, क्योंकि वो जहरीले नहीं है, तो 100 में 95% मरीज आप खुद सही कर दोगे, चाहे उन्हें पानी पिला दो, कुछ भी करो। सवाल उन 5 का होता है और उन 5 में किसकी किस्मत आ जाए। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसके लिए तो बेचारे के लिए 100% में गया। तो ये जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, जो जहरीले नहीं होते, उसी की ये बाई लेते हैं, जो कि बहुत गलत है और इनको कोई आइडिया नहीं होता। तो उसके बाद होता क्या, ये अपना करते रहते हैं। बाद में मरीज हम लोगों के पास, जो मेरे अस्पताल का मैं अपना आंकड़े बता दूं कि अगर सपोज 10 मरीज आते हैं सांप काटे हुए, तो 10 में 9 मरीज मरे हुए अवस्था में लाए जाते हैं, केवल 1 मरीज जीवित लाया जाता है, जो है हम फिर उसको जीवित ही बचा लेते हैं। तो मेरा समाज को सुझाव है, जो है प्रदेशवासियों को, कि जब भी सांप काटे आप अच्छे अस्पताल में आएँ, चाहे मेरे अस्पताल में आएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, तो अगर जहरीले सांप ने काटा होता है तो उसके अनुरूप इलाज हो जाता है। एंटी स्नेक बीनम होते हैं, वो बाइल लगती हैं। और अगर नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, जैसे सांप जहरीला नहीं होता है, तो हम लोग 24 घंटे देखते हैं, उसको बाँच कर लेते हैं, फिर उसको घर भेज देते हैं। क्योंकि सांप क्या होता है, जैसे हम लोग के एरिया में, बरेली के एरिया में जो काला नाग होता है और गराड़ बोलते हैं, क्रेत, तो इसमें क्या होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो जब सांप काटता है तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारी जो सांस की मांसपेशी हैं वो कमजोर होने लगती हैं और मरीज को जो है फिर सांस नहीं आती और धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जब भी सांप काटे, तो ये तो पता नहीं होता कि पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, ये तो बाद में पता चलता है। तो इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल में आएँ
तो जैसी उनकी परिस्थिति होगी तुरंत मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन कुल मिला के उनका जीवन बच जाता है। और अभी तक का रिकॉर्ड है मेरे हॉस्पिटल में 2000 के बाद करीब 30-40 मरीज आए सांप काटे हुए, कई मरीज वेंटिलेटर पे रहे जो नाक ने काटे हुए थे, गाढ़ काटे हुए थे, और कई थे ऐसे जो कि नॉन पॉइजन से काटे थे तो उनको 24 घंटे रखा। लेकिन कुल मिला के जितने जीवित आए सबको हमने यहाँ से जीवित भेजा है। ये अस्पताल का जो है क्रेडिट है। और हम जनता को भी कहेंगे कि कम से कम वो हमें जिंदा दिखाने तो लाए, लेकिन दुख इस बात का होता है कि 10 में से 9 मरीज मृत अवस्था में लाते हैं सांप काटे वाले, जो कि हमारे लिए समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जबकि हम लोग का समाज बहुत शिक्षित हो गया। तो पहले आप कहना चाह रहे हैं आपके पास उन्हें सीधे आना चाहिए और जो बीच में आप जा रहे हैं ओझाओं के पास उनके पास ना जाएं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम बहुत लैप्स हो जाता है। तो मैंने आपको पुनः बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास 10 मरीज आते हैं तो उसमें 9 मरी हुई अवस्था में लाते हैं और वो 9 की 9 सब झाड़ फूंक करा के आते हैं जी। तो मृत्यु के बाद हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वो सपोज 10 हमारे पास आ जाएं तो उसमें से जो है अगर उनकी पॉइजनस होगा तो उसके हिसाब से इलाज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो सांप काटे वाला जो आता है वो कहलाता है एंटी स्नेक वीनम, तो जो है पॉलीवैलेंट वीनम होता है, तो बिल्कुल उसका जो है मतलब अच्छा इलाज हो जाता है और ज़्यादातर मरीज बच जाते हैं। और अगर नॉन पॉइजनस से होता है तो कुछ नहीं 24 घंटे अस्पताल में रखते हैं, फिर अगले दिन घर भेज देते हैं। कुल मिलाकर उनका जीवन बच जाता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, कुत्ते काटने से संबंधित है। लोगों को जब कुत्ते काट लेते हैं तो हमारे बरेली में ही बहुत सारी ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं, कोई कहीं मिठाई खिलाने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर को पहले कंसल्ट नहीं करते, तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी होती है और मैं आपको बता दूं ये 100% फेटल है। कहने का मतलब है कि जितने लोगों को कुत्ते ने काटा है हमारे हिंदुस्तान में, एक अगर रेबीज होने के बाद एक भी नहीं बचा है। तो उसमें मेरा सुझाव है कि ना भेली खिलाएं ना पानी पिलाएं, ये सब ढोंग है। उसमें भी वही आता है कि जो रेबीज बीमारी है उसका इंसिडेंस बहुत कम होता है, तो ज़्यादातर कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी नहीं होती है, तो उसी की बाई ये लोग लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसके बेचारे को हो गया तो वो तो 100% की बाद में मौत हो जाती है। तो इसलिए हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्था करी हुई है। अगर आप पुअर क्लास के हैं तो सारे सरकारी अस्पतालों में जो रेबीज की वैक्सीन वो लगती है, और अगर आप प्राइवेट हैं, आप संपन्न हैं, तो आप प्राइवेट अस्पताल में लगवाएं, लेकिन रेबीज की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उसके अलावा दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि जब ग्रेड 3 बाइट होती है, जैसे कोई चेहरे पे काट ले या सस्पेक्टेड जो है वो रेबिड डॉग लग रहा हो, तो उसमें हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, तो वो थोड़ी महंगी आती हैं। तो वो जो है शायद गवर्नमेंट के पास होती है, नहीं होती मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में होती हैं, तो वो भी लगाया जाता है। ठीक है, कुल मिला के कहना यही है कि जब भी कुत्ता काटे तो आप अस्पताल में आएँ, चाहे सरकारी में जाएँ चाहे प्राइवेट में आएँ, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, अपनी बात बताएं, डॉक्टर उनका जो है नियमित टीकाकरण करेगा। और जो वैक्सीनेशन है हमारा वो नियर अबाउट 100% सेफ है, ठीक है, और फिर बाद में डेथ नहीं होती है। सर एक और सवाल है नवजात शिशुओं से जुड़ा हुआ। नवजात शिशुओं में जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। तो वो किस प्रकार होना चाहिए? और कई लोग होते हैं जो नहीं कराते हैं, या वो नॉलेज नहीं होती है, या कई लोग लैप्स भी कर देते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारी जो हिंदुस्तान सरकार है तो वो जो है अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करती है, और नवजात शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत किया है सरकार ने। जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, जैसे जो है BCG है, ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है, DPT है, H इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, तो बहुत सारी जो बीमारी हैं जब ये वैक्सीन लग जाती है तो बीमारी नहीं होती है वो। तो ये जो है कई बार क्या होता है, जैसे DPT का टीका लगता है, पेंटा का टीका लगता है, तो पैर में सूजन आ जाती है। तो वैक्सीन के लिए एक नियम है, चाहे वो गांठ पड़े, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे सूजन आए, कुछ भी हो, हमें टीका लगवाना है तो लगवाना है। ये हमारे बच्चे के जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो हर बच्चे का टीकाकरण होना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, सब लोग पढ़ लिख गए, ठीक है, आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोग जानकारी देते रहते हैं, डॉक्टर्स लोग जानकारी देते रहते हैं, तो ये विरोध की भावना आज से 15-20 साल पहले थी, लेकिन अभी संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, और बहुत लोग तो अपने बच्चों को खुद ही जो है मतलब ले जाते हैं और वहाँ वैक्सीनेशन कराते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब उनकी जो है इंस्टीट्यूट में डिलीवरी होगी, जैसे चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो, तो उनको BCG का टीका, हेपेटाइटिस B का टीका प्लस OPV 3 हम लोग उसी समय लगा देते हैं। तो एक उनका माइंड सेट हो जाता है, उनको कार्ड मिल जाता है कि साहब ये हमारे बच्चे का टीकाकरण होगा। तो एक इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का ये भी फायदा होता है कि वो इस तरीके से अपना जो है माइंड सेट कर लेते हैं कि साहब ये टीका वाला कार्ड मिल गया और इसका जो है हमको मतलब इसका कार्य करना है।
तो सर ये जो टीके हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके यहाँ भी लगाए जाते हैं? जी हम लोग लगाते हैं, लेकिन जो है हम लोग खरीद के लगाते हैं तो हम लोग चार्ज करते हैं जी। लेकिन मेरा ये जो है मतलब कहना है कि यदि आप पुअर हैं तो हमारी सरकार जो है पेंटा वैक्सीन लगा रही है जी। ठीक है, और जो है BCG भी फ्री में लगा रही है, उसके अलावा जो मीजल्स है वो भी फ्री में लगा रही है, बहुत सारी वैक्सीन है। तो जैसे जो आदमी अपना सरकारी वैक्सीन लगवा ले, कुछ वैक्सीन सरकारी नहीं है तो वो हम लोग के पास लगवा ले, हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि जो सरकार के पास है सरकार के पास लगवा ले, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जो प्राइवेट और आती हैं तो वो लगवा लीजिएगा, और नहीं तो अगर आप सरकारी भी लगवाते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। सर बीच में कोरोना काल भी आया और कोरोना काल में पूरा देश ही परेशान था, तो कई बच्चों के टीकाकरण छूट गया, तो अब उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो अब करा सकते हैं या कैसे उन लोगों का कैसे होगा? देखिए वैक्सीन के लिए ऐसा होता है कि जब एंटीबॉडी बनती हैं, जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे शरीर में मेमोरी सेल बन जाती हैं। सपोज जो है अगर हमने एक बार टीका लगा दिया तो मेमोरी सेल बन गई, तो अगर कोरोना में टीका छूट भी गया तो भी हमको जो आगे टीकाकरण है वो टीकाकरण नियमित टीकाकरण करना है वो, और सरकार कर भी रही है तेजी में। उसके अलावा जो पहले जो टीका लग गया था तो वो टीका गिना जाता है, क्योंकि बॉडी में मेमोरी सेल जो है वो रह जाती हैं, तो जब अगला लगता है तो बूस्टिंग इफेक्ट आ जाता है, बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाती हैं। ये हमारी जनता में भ्रम है कि साहब 1 महीने बाद लगना चाहिए था, 6 महीने तक नहीं लगा तो दोबारा से नए सिरे से लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो पहले लग चुका है, जो लग चुका होता है उसकी गिनती होती है, क्योंकि वो मेमोरी सेल होती हैं। सर कोरोना जैसे आया है तो कोरोना के बाद क्या चेंजेस आप देख रहे हैं एक डॉक्टर के तौर पे? बच्चों की समस्याएं किस तरह से बदली हैं, बढ़ गई हैं, या उसका क्या आप इफेक्ट देख रहे हैं? नहीं, कोरोना के बाद जो डिजीज है वो कम हो गई। उसका कारण क्या है कि कोरोना ने हम लोग को बहुत चीज़ सिखा दी। नंबर 1 हाथ धोना सिखा दिया, नंबर 2 सैनिटाइज सिखा दिया, और तीसरा मास्क लगाना सिखा दिया। तो जितनी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो हवा के थ्रू होती हैं, एयरबॉर्न होती हैं, तो अगर हम मास्क लगाएंगे तो फिर वो नहीं होती हैं। तो कोरोना ने हम लोगों को बहुत तमीज़ सिखा दी, और इससे जो बीमारी का पैटर्न था कंपेरेटिवली बहुत कम हो गया, खास तौर से जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी वाली थी, या जो एयरबॉर्न डिजीज़ थी, या इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। ये आपने हमारे सारे सवालों के खूबसूरती से जवाब दिए। अब मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं, उन बाल रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहते हैं, आपके हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टरों से मिलना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या टाइमिंग्स रहती हैं, किस किस तरह से आपकी इमरजेंसी काम करती है, वो आप बताएं। जो हमारे हॉस्पिटल में लगभग सभी डिपार्टमेंट की इमरजेंसी काम करती है। बढ़िया सा जो है ICU बना हुआ है, अच्छी सी नर्सरी बनी हुई है, 12 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है, ठीक है, और मॉड्यूलर OT है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी खूब अच्छी जो है से होती हैं, और बाकी गायनी और डिलीवरी का भी कार्य होता है। उसके अलावा यूरो सर्जरी भी होती है, न्यूरो सर्जरी भी होती है। तो क्योंकि अब ट्रेंड हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, मीडिया का ज़माना आ गया, तो डॉक्टर्स लोगों को कॉल कर देते हैं तो बाकी कर जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो है अगर किसी व्यूअर को पूछना हो तो नंबर है हॉस्पिटल का 9411090551, महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल का नंबर है। ही इज़ ऑलवेज मोस्ट वेलकम। अगर हम फ्री होंगे तो शालीनतापूर्वक उनके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। धन्यवाद। सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इंडस न्यूज़ TV के माध्यम से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को? मैं अपने व्यूअर को ये बोलना चाहूँगा आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि जो जो बातें मैंने बताई हैं, ये आप कहीं भी बैठें तो इसका जिक्र करें। अगर किसी को कुत्ते ने काटा है, सांप ने काटा है, तो उसको ये प्रमोट करें कि अगर जरा भी कहता है तो कहना नहीं, सीधे भैया अस्पताल जाओ, और वहाँ बाकी उसका जहाँ मन उस अस्पताल चला जाए। लेकिन जहाँ वो पानी पीने की बात करे या भेली की बात करे, देसी की बात करे, तो तुरंत उसको मना करें कि नहीं देखो समय बहुत बदल गया है, साइंस हमारी और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो हमेशा हॉस्पिटल जाइए। इन सब का इलाज, ये सब बीमारियां होती हैं, इन सब का इलाज डॉक्टर के पास है, ओझाओं के पास नहीं है, ना झाड़ फूंक वालों के पास है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 30-35 साल पहले गाँव में सबसे बड़ी डॉक्टरनी मेतरानी हुआ करती थी, ठीक है। अब आजकल मेतरानी को शायद कोई नहीं पूछता है, क्योंकि जो है मतलब हमारी साइंस बहुत एडवांस हो गई, गांव में सड़कें बढ़ गई, सरकार ने सड़कें डबा दी, रोड बहुत अच्छी हो गई। तो फिर जब हमारी चीज़ में बैलगाड़ी से लेके और जो है कार तक आ गए, तो हम अपनी जो मेडिकल साइंस है उसमें फिर बैलगाड़ी पे क्यों रहना चाहते हैं? तो आप उसमें भी अपने को एडवांस बनाइए, ये मेरा सुझाव है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह गंगवार जी, जो महेंद्र गायत्री अस्पताल में जो एक एडवांस हॉस्पिटल है जिसमें सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो सर ने हमारे सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए।
और हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वो भी उन्होंने बताया। नंबर हम आपको स्क्रीन पर भी शेयर करेंगे, बाद में भी आपको नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल में विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उनका एड्रेस भी हम आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन हमजा नदीम के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।